द्वितीयदिवसः द्वितीयदिवसस्य प्रथमसत्रमिदं सत्रस्मिन् सर्वेभ्यः स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च। साम्प्रतम् अस्यां संगोष्ठ्यां समुपस्थिताः मे गुरुमातृः मुख्यवक्तृः प्रोफेसर रचना वर्मा मोहन महोदयाः समीड्य समुपक्रमे समुपस्थितान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विविध परिसराणां प्राध्यापकान् अन्य विश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानां विद्यालयानां च अध्यापकान् प्रणम्य चलमुखपटे अस्माकं सम्प्रति फेसबुक लाइव अपि चलति चलमुखपटे प्रतिक्षणं प्रतिपदं च ज्ञानपिपासुन् छात्रान् अभिवन्द्य च मुख्यवक्तॄणां परिचयम् उपस्थापयामि। गुरुमातरः प्रोफेसर रचना वर्मा मोहन महोदयाः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षा विभागे आचार्याः भवन्ति। तस्मिन् विश्वविद्यालये 19-20सहस्रतमवर्षतः मुख्य सतर्कता अधिकारी पदेन चीफ विजिलेंस ऑफिसर पदेन समलंकृताः विभूषिताः च सन्ति। 24 वर्षेभ्यो शोधकर्तन् मार्गदर्शयन्ति। तासां मार्गदर्शनेन 20 शोधकर्तारः शोधकार्यं कृतवन्तः। विविध प्रबंधकीय समितौ तासां योगदानं सततं भवत्येव। यथा NAC, NCERT, IGNOU आदि राष्ट्रीय संस्थासु मुख्य सदस्य रूपेण शैक्षिक कार्यं पश्यन्ति कुर्वन्त्यपि। महत् सौभाग्यं यत् इमाः गुरुमातरः अस्यां संगोष्ठ्याम् अस्मान् संबोधयिष्यन्ति। अतः विद्यायां विभूषिताः एनाः गुरुमातृः प्रार्थयामि यत् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा हेतु आकलन इत्यस्मिन् विषये अस्मान् मार्गदर्शयन्तु इति मे प्रार्थना। गुरुमातरः मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, आवाज आ रही है मैडम। प्रणाम प्रणाम करता हूँ। सर्वेभ्यः नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है और मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। इस वेबिनार में मैं भी कल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ताओं के मैंने वक्तव्यों को सुना और इसी कड़ी में मैं भी एक वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, जिसके लिए मुझे जो टाइटल मुझे दिया गया है, जो नई शिक्षा नीति 2020 में आकलन के परिप्रेक्ष्य में आकलन की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में मैं अपना कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में आकलन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि कोई भी शिक्षा नीति जो बनती है वो किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था होती है उस पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह से उस देश को आगे ले जाएगी और एक न्यायपूर्ण व सुसंगत समाज की स्थापना करेगी। न्यायपूर्ण समाज वो होता है जहां पर कि सभी लोग समान रूप से समान अधिकार प्राप्त हों और साथ ही वो किसी भी सुविधाओं से वो वंचित ना रह पाए। एक ऐसा समाज हो जिसमें न्याय और समानता की बात की जाए। तो शिक्षा नीतियां जो होती हैं वो अधिकतर इसी को आधार लेकर बनाई जाती हैं। साथ ही जो हमारी जो शिक्षा नीति है 2020 वो विद्यार्थियों में बुनियादी क्षमता, क्योंकि अभी तक ये देखा गया कि जो शिक्षा नीतियां बनी पिछली उसमें कई बार ये देखा गया कि बच्चों को पढ़ तो लिया है उन्होंने, 5th क्लास तक पास कर लिया है, लेकिन उनमें बुनियादी क्षमताएं भी नहीं है। यानी वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, लिख भी नहीं पाते ठीक से और सामान्य गणितीय ज्ञान भी उनके पास नहीं है। तो इस तरह क्या है कि जो बुनियादी क्षमताएं होती हैं वो भी नहीं है। तो इस शिक्षा नीति में इस पर काफी बल दिया गया है कि बुनियादी क्षमताएं जो है सभी छात्रों में विकसित की जाएं और उच्चतर स्तर की तार्किक व समस्या समाधान संबंधी जो संज्ञानात्मक योग्यताएं होती हैं उनके भी विकास पर बल दिया जाए। साथ ही जो है ये हमारी शिक्षा नीति जो है वो भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों पर काफी बल दे रही है, जिसमें कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं जिनके द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनको अभी आज की शिक्षा प्रणाली में हमने भुला दिया है, उनको फिर से इसमें लाना जरूरी है। मूल्य शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है इस पॉलिसी में और साथ ही नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर व्यक्ति के विकास को सुदृढ़ता देने के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से भी कुछ बातों को लेना अनिवार्य होता जा रहा है। साथ ही ज्ञान, प्रज्ञा व सत्य की खोज करना इसका लक्ष्य बताया गया है। और साथ ही क्या है कि जो हमारी शिक्षा नीति वो आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्परत है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर बने, तो हमारा पूरा देश ही आत्मनिर्भर होगा। तो इस संदर्भ में यदि हम कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को देखें तो उसमें ये मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जो प्रत्येक बच्चे की के अंदर अलग अलग विशिष्टताएं होती हैं और उस मूल विशिष्टताओं को पहचानना, उनको समझना, ये अध्यापकों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक बच्चा अपने आप में खास व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, तो उसकी क्षमताओं को पहचानना है। बुनियादी दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। तीसरा जो पॉइंट है वो है विषयों में के चयन में लचीलापन। विषयों के चयन में लचीलापन यानी छात्र जो है अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन करे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कला व विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम का अलगाव न होना। अभी तक हम देखते हैं कि जो बच्चा आर्ट्स में चला जाता है या कला को चुन लेता है वो विज्ञान के विषय नहीं पढ़ सकता है, या विज्ञान पढ़ने वाला बच्चा आर्ट्स के विषय नहीं चुन सकता है। तो ये जो विभाजन हो जाता है उससे कई बार बहुत सी दिक्कतें ये आती है कि विज्ञान के अगर किसी विषय में वो उसको बहुत कठिन लगता है या वो उसको नहीं कर पाता है तो वो अन्य कोई विषय अपनी रुचि का नहीं ले सकता है। तो इस शिक्षा नीति में इस पर बल दिया गया है कि कला व विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम का अलगाव न किया जाए। बहुविषयक व समग्र शिक्षा का विकास। बहुविषयक शिक्षा यानी बहुत प्रकार के विषयों में जो है वो शिक्षा प्रदान की जाए। और हमारे भारतीय चिंतन में तो 64 कलाओं के रूप में ज्ञान को परिभाषित किया गया है, जिसमें गायन और से लेकर के जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उससे लेकर के जो है वो रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी, इन सभी बातों पर बल दिया जाता है। तो इसको आजकल के ज़माने में हम लिबरल आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी कि बहुविषयक शिक्षा हो और समग्र शिक्षा हो। समग्र शिक्षा यानी एक ऐसी शिक्षा जो कि बालक का, हम कहते तो हैं कि सर्वांगीण विकास करें, लेकिन देखते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो समग्र शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है। उसके बाद अगली चीज जो है संप्रत्यात्मक समझ पर जोर। आकलन के लिए अभी हम आगे में आकलन के संदर्भ में बात करूंगी। तो संप्रत्यात्मक समझ जब तक नहीं बच्चे में विकसित होगी तब तक, यानी कंसेप्चुअल नॉलेज, जब तक उसको कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक उसका आकलन करना भी व्यर्थ होता है, क्योंकि वो रट करके उस कॉन्सेप्ट को परीक्षा में लिख देता है। उसकी समझ विकसित हुई या नहीं ये जानना भी जरूरी है। साथ ही जो हमारी शिक्षा नीति है वो नैतिकता, मानवीयता और संवैधानिक मूल्यों के विकास पर बल देती है, क्योंकि नैतिकता और मानवीयता बहुत एक सोसाइटी को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक गुण है, जिनको कि हम अक्सर बिल्कुल साइड में लाइन में रखते हैं
और इस पर कोई भी बहुत गंभीरता से इसको नहीं लेता है। नैतिकता और मानवीयता, इस तरह के गुणों का समावेश जो है वो इस शिक्षा के द्वारा बच्चों में किया जाए, ऐसा कहा गया है। साथ ही समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा की बात की गई है। समता मूलक शिक्षा वो होती है जहाँ पर सामाजिक न्याय की बात की जाए, जिसमें सभी लोग समान हो, और समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंतर्गत महिला, वंचित वर्ग, SC ST, ये जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसी भी तरह से जो वंचित, सुविधा वंचित लोग हैं, उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में समाहित किया जाए, ये समावेशी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद तकनीकी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं प्रौद्योगिकी का बहुत तीव्रता से विकास हो रहा है, जिसमें तकनीकी का यथासंभव प्रयोग किया जाए, पढ़ाने में भी और साथ ही आकलन में भी, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। इसके बाद अंत में जो पॉइंट है, सतत मूल्यांकन पर बल। पिछली शिक्षा नीति से भी हम इस बात को सुन रहे हैं, सतत मूल्यांकन पर बल, और थोड़ा बहुत इसको इम्प्लीमेंट किया भी गया है, लेकिन ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये सतत मूल्यांकन पर भी बल देने की बात करती है। अब इस संदर्भ में अगर हम देखें कि नया शैक्षणिक एवं जो पाठ्यक्रम का ढांचा बनाया गया है, उसमें क्या है कि देश में अभी तक हमारे यहाँ 10+2 यानी 10+2 शिक्षा प्रणाली जो थी वो बनाई गई थी, जिसमें 10वीं कक्षा और 2 साल 11वीं और 12वीं कक्षा मिलाकर 10+2 सिस्टम कहलाता था। अब जो है नया पाठ्यक्रम, हम सभी को, जैसे शिक्षा नीति पर काफी चर्चा हो रही है और सभी को ज्ञात होगा कि अब यह जो नया पाठ्यक्रम ढांचा, जिसमें 5+3+3+4 की नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें 5 वर्ष तक फाउंडेशनल स्तर कहा है, जिसमें 3 वर्ष आंगनवाड़ी, पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका तथा जो 2 वर्ष हैं उसमें कक्षा 1 व 2 को लिया गया है। 3 वर्ष तक प्रिपरेटरी स्तर माना गया है, जो कक्षा 3 से 5 तक चलेगा। 3 वर्ष तक मिडिल स्तर, जो कक्षा 6 से 8 तक चलेगा, और 4 वर्ष तक सेकेंडरी स्तर, कक्षा 9 से 12 तक। तो इस ढांचे के अनुसार प्रत्येक स्तर के लिए इस शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम निर्माण और आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विशेष सुझाव दिए गए हैं। पाठ्यक्रम निर्माण भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके बारे में हम सब लोग को मालूम ही है कि पाठ्यक्रम किस तरह बनाया जाता है। लेकिन इस जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें आप देखेंगे, यदि आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए, और आकलन एवं मूल्यांकन हेतु भी विशेष सुझाव दिए गए हैं। अब भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारतीय कला और की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारा जो साहित्य है, कला है, उसको जानने के लिए हमारी भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर भी एवं अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें खास तौर से मैं अन्य भाषाओं के बजाय संस्कृत की बात मैं करूंगी कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है, जो कि बहुत ही, जिसमें कि आपको साहित्य, गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, नाटक, कविता, कहानी का अथाह भंडार मिलता है। तो इसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए मेरे के पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात पर बहुत बल दिया था कि संस्कृत को मुख्य धारा में लाया जाएगा और स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में उच्चतर शिक्षा में भी इसे रखा जाएगा। तो ऐसी संकल्पना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। अब देखिए, आकलन और मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो आकलन में क्या होता है कि अब मैं, चूंकि ये शिक्षा नीति जो है हमारी बहुत ज्यादा विषयों पर, यानी सभी विषयों पर फोकस कर रही है, तो मुख्य रूप से मैं, चूंकि मेरा जो वक्तव्य है वो आकलन पर आधारित है, तो आकलन के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी कि मापन, आकलन और मूल्यांकन, ये 3 प्रत्यय हम अक्सर सुनते हैं और कई बार हम इनमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि मापन क्या है, आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। तो आकलन के द्वारा क्या होता है, हम किसी व्यक्ति के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया द्वारा सूचनाएं एकत्र करते हैं। और इसमें क्या है, जो आकलन होता है वो मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है। जबकि मापन में क्या होता है कि व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों को हम अंक प्रदान करते हैं, तो वो मापन कहलाता है। अब जैसे कि जो हमारा जितने भी शिक्षा शास्त्र में हम देखते हैं, या कहीं पर भी हम जहाँ पर छात्रों का आकलन करते हैं, वहां हम देखते हैं कि जिन भी परीक्षणों का उपयोग करते हैं, उनके द्वारा हम उन गुणों का मापन नहीं करते बल्कि आकलन करते हैं। क्योंकि मापन जो होता है वो यंत्रों के द्वारा किया जाता है, जो एग्जैक्टनेस पर बेस्ड होता है।
जबकि आकलन में क्या है कि हम अगर किसी की बुद्धि का भी मान लीजिए आकलन करते हैं, तो हम बुद्धि में निहित सभी गुणों का आकलन किसी भी एक परीक्षण के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये थोड़ा पार्शियल होता है, नहीं फुली नहीं होता है, जबकि मापन जो होता है वो एग्जैक्टनेस पे बल देता है। तो इस तरह से आकलन और मापन में थोड़ा फर्क होता है। और जो मापन है वो केवल मात्रात्मक होता है, जबकि आपका ये जो आकलन होता है, आकलन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। मूल्यांकन में मापन और आकलन दोनों ही समाहित होते हैं, क्योंकि उसमें हम अंक भी प्रदान करते हैं मूल्यांकन में, और आकलन के द्वारा हम ये भी जानते हैं कि व्यक्ति के विशेषताओं में या उसके गुणों के बारे में गुणात्मक रूप से भी हम जानने का प्रयास करते हैं। अब अगली चीज अगर हम देखें कि जो शिक्षा का जो बदलता परिदृश्य है और प्रौद्योगिकी का इतना तीव्र विकास हो रहा है कि जो हमारे परंपरागत तरीके हैं उनको में थोड़ा बदलाव लाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि बच्चे को हमें ये प्रोत्साहित करना है कि वो निरंतर सीखता रहे, और अगर वो निरंतर सीखता रहेगा तो उसका मूल्यांकन भी निरंतर सतत एवं व्यापक रूप में होना चाहिए। और आप देख रहे हैं, आप हम सभी देख रहे हैं कि ये कोविड-19 महामारी के कारण सारा शिक्षण जो है वो ऑनलाइन पर सीमित हो गया है। आज हम ये जो वेबिनार कर रहे हैं उसमें भी मैं ऑनलाइन ही आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, और आप सभी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जबकि अगर शायद ये महामारी ना होती तो हम आमने सामने बैठ करके एक दूसरे के विचारों को सुन रहे होते, बात कर रहे होते। तो इसका मतलब ये कि ऑनलाइन शिक्षण के कारण या इस समय जो ये महामारी का समय चल रहा है, इसमें जो है वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसने हमें बहुत हेल्प की है, बहुत सहायता की है शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हमारी लर्निंग पूरी ऑनलाइन हो रही है तो फिर आकलन भी ऑनलाइन करने के लिए भी हमें बहुत सारे तरीकों को सोचना पड़ेगा, और जो तरीके प्रचलित थे, जिनको कि प्रचलित नहीं हम कहेंगे, कहीं कहीं पर ही हो रहे थे, कुछ कुछ विश्वविद्यालयों में ही हो रहे थे, वो अब हम देख रहे हैं कि सभी विश्वविद्यालयों को करना पड़ रहा है। अभी फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हम सभी लोगों ने ऑनलाइन मोड पर ही ली हैं, और उसमें हम सब की ये भी लर्निंग हो रही है कि उसमें क्या कमियां रह गई या किस तरह से हम उनको और बेहतर बना सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए हमें आकलन के भी नए नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें मूल्यांकन जो है वो क्या है, बिल्कुल चिंता से जुड़ा हुआ है, तनाव और चिंता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि होता ये है कि जब हम हमारा मूल्यांकन होने वाला है, वाइवा होने वाला है, रिटन एग्जाम होने वाला है, तो बच्चे जो होते हैं बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, चिंता में ग्रस्त हो जाते हैं। क्लास में भी वो चिंता में रहते हैं कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको समझने के बजाय वो इस पर ज्यादा फोकस रहते हैं कि इम्तहान में क्या पूछा जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट को समझ लिया जाए, और जो जो चीजें इस में इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो उनको छोड़ दिया जाए। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है कि मूल्यांकन का जो एक भय होता है वो अधिगम को अर्थपूर्ण व आनंददायक नहीं बनने देता है, क्योंकि इससे कई बार जो है जो जो बच्चे की सीखने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, वही कई बार समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको निरंतर भय रहता है कि एग्जाम में क्या होगा, टेस्ट में क्या होगा। जो आज पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित ना करके वो कल की परीक्षा पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है उसका ध्यान। और इसमें खास तौर से जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो बहुत ही अधिक तनाव और चिंता को उत्पन्न करती हैं। तो इसके संदर्भ में भी कुछ चर्चा आगे मैं करूंगी कि बोर्ड की परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए आकलन की में किस तरह से कुछ थोड़ा सुधार लाया जाए, जिससे कि बच्चे, और हम सब जानते हैं कि इनके कई बार बड़े भयावह परिणाम भी होते हैं। अगर बच्चा बोर्ड के इम्तिहान में फेल हो जाता है तो वो उसे लगता है कि सारी दुनिया ही उसके लिए समाप्त हो गई है, वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता है, और उसके कई बहुत से निगेटिव नकारात्मक परिणाम भी हमको दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है वो परीक्षाओं को हम किस तरह से लें, आकलन हम किस प्रकार करें। तो इस पर चर्चा करने से पहले, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस तरह से इसको बताया गया है, इसके पहले हम थोड़ी सी इसको भी पुनरावलोकन करें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, जो विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा में आकलन किस तरह होना चाहिए, उससे संबंधित बहुत से प्रावधान उसमें भी किए गए थे। और कोई भी शिक्षा नीति जो होती है वो हमेशा देश के विकास और विद्यार्थियों के हित को रख करके ही बनाई जाती है, लेकिन कई बार उनका क्रियान्वयन सही ढंग से ना हो पाने के कारण जो होता है वो हमें लगता है कि ये पॉलिसी बेकार थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं थोड़ा सा 1986 में जो विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा में जो आकलन संबंधी प्रावधान दिए गए थे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगी, जिससे कि हमारा एक आधार, जो नई शिक्षा नीति आई है उसने भी कहीं ना कहीं से पिछली नीतियों से भी आधार को लिया हुआ है।
तो जैसे हम सबको मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूर्व 34 साल पहले 1986 में बनाई गई थी, जिसका संशोधन जो है 1992 में किया गया था। और इस शिक्षा नीति का जो उद्देश्य था वो सर्वजन तक शिक्षा को सुलभ कराना था, यानी सभी के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, और साथ ही जो है अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 बनाया गया। इसके पहले भी देखिए सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर एक कानूनी रूप इसको देना पड़ा, एक अधिनियम एक्ट बनाना पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि सर्वजन तक शिक्षा सुलभ नहीं हो पा रही थी, जिससे क्या होता था कि बच्चे जो हैं वो शिक्षा नहीं पाते थे। लेकिन अब अधिनियम बनाने से इसको जो है एक कानूनी आधार भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही इसमें जो है वो आकलन और मूल्यांकन विविध पक्षों पर बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 बनाई गई, जो कि एक बहुत ही विशद और बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हर पक्ष के बारे में बताया गया है कि क्या स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए। खासतौर से बच्चों की साइकोलॉजी को भी इसमें बहुत अच्छी तरह से समझकर पाठ्यक्रम से लेकर के आकलन सभी के ऊपर चर्चा की गई है। तो इसमें एक प्रश्न पत्र कैसे बनाया जाए, आकलन में लचीलापन कैसे लाया जाए, विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन कैसे हो, प्रवेश परीक्षाएं कैसे ली जाएं, इन सब के ऊपर बहुत अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। अब आकलन के कुछ उद्देश्यों को हम देख लेते हैं कि जिसमें जो शिक्षा का उद्देश्य सभी नागरिकों को अर्थपूर्ण और रचनात्मक जीवन प्रदान करना है। तो मूल्यांकन के द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो छात्रों को वास्तव में अर्थपूर्ण और रचनात्मक जीवन दे पा रहा है नहीं। जबकि वर्तमान में जो प्रणाली प्रचलित है उसमें सीमित रूप से छात्र की योग्यताओं का मापन होता है, तो लाइफ के बहुत सारे स्किल्स भी बच्चा सीख ही नहीं पाता है। तो कुछ ऐसा पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए, और फिर उसको पढ़ाने के तरीके और साथ ही आकलन, तीनों जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से यदि कार्य किया जाएगा, तो आकलन चूंकि सबसे लास्ट में किया जाता है, तो आकलन करने से आकलन की इस तरह के तरीके अपनाए जाएं जिससे वास्तव में ये जाना जा सके कि वो एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हो सके हैं या नहीं। इसके बाद देखिए अगली चीज है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दो तरह के क्षेत्र होते हैं किसी भी पाठ्यक्रम में। शैक्षिक जो कि बिल्कुल पढ़ाने वाले विषयों से संबंधित होते हैं, और सह शैक्षिक जिनमें जीवन मूल्यों का विकास है, उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, सामाजिक कौशल, जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्रियाकलाप विद्यालयों में कराए जाते हैं, उन दिनों में प्रतिपुष्टि प्रदान करना आकलन का उद्देश्य होता है। और इसके लिए जरूरी है कि इसको निरंतर किया जाए, क्योंकि ये गतिविधियां निरंतर विद्यालयों में संचालित होती हैं और निरंतर ही प्रतिपुष्टि दी जानी चाहिए। साथ ही अध्यापकों को भी पता होना चाहिए कि इस तरह के आकलन के लिए किस तरह के मापदंडों और प्रक्रिया को उपयुक्त बनाया जा सकता है। फिर ये जो विभिन्न मापदंड हैं, इनके बारे में अध्यापकों को समझ होना चाहिए और उनकी व्याख्या करना आना चाहिए, उनका विश्लेषण करना आना चाहिए कि कैसे इनको लें, जिसको आगे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आगे बताऊंगी कि किस तरह से हम इन एरिया का भी आकलन कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य होता ही है आकलन का, और एक सुव्यवस्थित अच्छी आकलन प्रणाली जो होती है वो अधिगमकर्ता को, यानी जो हमारा लर्नर है, छात्र है, उसको प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। और साथ ही जो कितनी गुणवत्ता आ रही है, अधिगम की गुणवत्ता और छात्र की प्रगति के बारे में भी उनके अभिभावकों, जो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं जो भी, तो उनको भी इस बात की सूचना होनी चाहिए कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है। इसके बाद देखिए कि आकलन जो है था, आकलन इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे में जो एक गला काट प्रतियोगिता जो आजकल हो रही है, जिसके कारण बच्चे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, उसकी जगह अगर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि छात्र अपनी गति से आगे बढ़ें, और आकलन इस तरह का हो कि उनको उससे भय ना लगे, और वो अपने जिस तरह से, क्योंकि हर बच्चा, हम सब ये बात कहते हैं कि हर बच्चा अलग अलग तरह का होता है, विशिष्ट तरह का होता है, लेकिन वास्तव में हम इस चीज को शायद फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि क्लास में हम सबको एक समान गति से पढ़ाते हैं और समान गति से ही चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। खासतौर से जब बच्चे छोटे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तब, या एडोलेसेंट एज में होते हैं, तब उस समय जरूरी होता है कि उनकी इस बात को भी हम समझने की कोशिश करें और आकलन के ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कि छात्र अपनी गति से आगे बढ़ सकें। विश्वसनीय आकलन, किसी पाठ्यक्रम को जब छात्र पूर्ण कर लेता है, तो यदि हमारा आकलन विश्वसनीय है
तो वास्तव में हमने जो उसको प्रमाण पत्र दिया है उसके वो लायक होता है। जबकि हम कई बार देख रहे हैं कि प्रमाण पत्र तो बहुत सारे लोगों के पास होता है कि उन्होंने ये डिग्री हासिल कर रखी, ये डिग्री हासिल कर रखी है, लेकिन वास्तविक जीवन में उनको उस क्षेत्र में कुछ खास ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण कई जगह उनको आगे नियुक्तियां पाने में भी समस्या आती है, क्योंकि उन्होंने डिग्री तो हासिल की है लेकिन उस कार्य के लिए उन्होंने अपेक्षित कौशलों को नहीं हासिल किया है। तो अधिक आकलन इस तरह से होना चाहिए जो इस गुणवत्ता को भी सुनिश्चित कर सके। साथ ही कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों में जो छात्रों की कठिनाइयां होती हैं उनको भी अगर सतत आकलन करेंगे तो उसके द्वारा जाना जा सकता है। फिर आकलन में निरंतरता होनी चाहिए, प्रगति विवरण वगैरह देना चाहिए, और प्रेक्षण द्वारा गुणात्मक आकलन करने के लिए ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है कि छात्र के जो क्रियाकलाप होते हैं उसको यदि हम निरंतर उसका प्रेक्षण करते रहें तो हम उनका गुणात्मक आकलन कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र की दैनंदिनी बना करके भी सतत और व्यापक मूल्य किया जा सकता है कि प्रत्येक दिन बच्चे ने क्या सीखा। देखिए, अध्यापक के लिए इसमें बहुत अधिक कार्य करना होगा उसे, लेकिन अगर हम अध्यापक बने हैं और हम बाई चॉइस अध्यापक बने हैं, और कायदे से बाई चॉइस ही अध्यापक बनना चाहिए, फोर्सफुली नहीं बनना चाहिए, तो हमारे अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के ऊपर हम निरंतर ध्यान रखें और दैनंदिनी बनाकर देखें कि आज इस बच्चे ने, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई है, रीडिंग में अगर डिफिकल्टी है, तो हम देखें कि आज उसने क्या सुधार किया, आज उसने कितने शब्द गलत किए, आज उसने कितना सीखा। तो इस तरह से हम और भी तरीके अपना करके बच्चों को निरंतर जो है उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। उनके कार्यों का ब्यौरा रखना, संप्रत्यात्मक विकास के लिए ये देखना है कि कॉन्सेप्ट डेवलप हुए कि नहीं, तो क्लास में ही प्रश्न पूछें, केवल पढ़ाते ही ना चले जाएं, प्रश्न पूछें और कोई छोटा सा कार्य दे दें जिससे पता लगे कि कॉन्सेप्चुअल यानी उस कॉन्सेप्ट को बच्चे ने समझा है या नहीं समझा है। सह शैक्षिक कार्यों में कई बार क्या होता है, अंक देना संभव नहीं है, जैसे स्वास्थ्य, संगीत, कला, नैतिक मूल्य, तो यहाँ पर गुणात्मक आकलन ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप किसी के स्वास्थ्य को नंबरों में नहीं आंक सकते हैं। वहां आपको बताना पड़ेगा उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी जो स्वास्थ्य के साथ साथ उसको स्वच्छता में क्या कर रहा है, उसके दांत साफ है नहीं है, बच्चे हैं तो नाखून उनके कटे हुए नहीं है, ये सारी चीजें गुणात्मक पक्ष में आती है, इनको हम अंक प्रदान नहीं कर सकते। नैतिक मूल्य है, उनको हम अंक प्रदान नहीं कर सकते। कला है, इन सब चीजों के लिए गुणात्मक आकलन जरूरी है। साथ ही गतिविधियों में आकलन हेतु हमें देखना है कि अब गतिविधियों का आकलन कैसे करें। शैक्षिक गतिविधियां कोर्स में आ गई हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि बच्चा उसमें कितना सहभागिता करता है, उसकी रुचि है कितनी है, कितनी संलग्नता से वो उसमें तत्पर है, उसने कौशलों को किस तरह प्राप्त किया है। ये सारी बातें जो है वो हम बच्चे के साथ उसका निरंतर मूल्यांकन करते रहें, और हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसको बता रहे हैं, आकलन कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं, लेकिन उसको कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ये उसे बताना है कि ये आपको सुधार की ओर ले जा रहा है, इसलिए आपको इसमें अंक नहीं मिल रहे हैं। जहां अंकों का भय खत्म हो जाता है वहां पर सीखने की एक जो जॉयफुल लर्निंग की बात करते हैं, आनंदपूर्ण सीखना संभव हो पाता है। इसके बाद विमर्शी प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं। इन गतिविधियों पर विमर्शी प्रतिवेदन यानी जो बच्चा प्रतिवेदन बनाए और उस प्रतिवेदन पर वो रिफ्लेक्ट करे कि वो उसने अपना जो प्रतिवेदन बनाया है उसके बारे में वो क्या सोचता है। तो इस तरह से एक ये एबिलिटी भी, रिफ्लेक्टिव रिपोर्ट बनाने की एबिलिटी भी डेवलप करना बच्चों में आवश्यक है, जिससे कि वो ये सोच पाए कि उन्होंने जो किया उस काम में वो खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, उसमें क्या क्या और सुधार वो स्वयं कर सकते हैं। तो शैक्षिक कार्यों फिर स्व आकलन की बात की गई। स्व आकलन के लिए बिना परीक्षा के भय के जो आकलन है, तो उनको बच्चों को अपना स्वयं का आकलन करें, उनको ग्रेडिंग और उनका जांच कार्य जो उनके सामने करना चाहिए बच्चों के, और वहां पर भी उनको उनकी गलतियां बताइए। क्योंकि देखिए, आपने पियाजे आप हम सभी ने पढ़ा है, तो पियाजे कहते हैं कि जो गलत उत्तर बच्चा देता है तो हमें उसे डांटना नहीं चाहिए और जीरो नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत उत्तर, कहीं तो उसने गलत उत्तर क्यों दिया, इसका मतलब ये कि वो कॉन्सेप्ट उसके मन में गलत बना है, और जब वो गलत बना है तो उसको ठीक करना हम अध्यापकों का ही कार्य होता है। तो बच्चे के सामने करेक्शन करें और उसको प्रतिपुष्टि प्रदान करते जाएं, उसके अनुभवों का मूल्यांकन करें, और छात्रों को जो है उनके अपने अनुभवों पर रिफ्लेक्ट करना वो सीखें। ठीक है। देन एबिलिटी टू थिंक अबाउट ओन थिंकिंग, मेटा कॉग्निशन की जो हम बात करते हैं, तो हम हमारी क्या थिंकिंग है उसके बारे में थिंक करने की जो एबिलिटी है वो हमारे अंदर विकसित हो। जैसे हम किसी कार्य के लिए कोई निर्णय लेते हैं तो फिर हम खुद ही अपनी थिंकिंग के बारे में सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमने गलत किया या इसमें और सुधार कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपनी थिंकिंग के बारे में थिंक कर रहे हैं। तो ये मेटाकॉग्निशन के लिए हमको की ओर ले जाता है।
और अध्यापक को जो है अंक या ग्रेड भी प्रदान करते हैं तो साथ में गुणात्मक कथन जरूर होना चाहिए कि ये ग्रेड किस लिए उसको मिला है। तो ये आगे इसको ध्यान रखना होगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ अध्यापक शिक्षा में। अध्यापक शिक्षा में जो है वो NCFT जो बनाया था, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में इसे NCT के द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स, यानी व्यावसायिक और मानवीय अध्यापक बनाना इसका कार्य था। तो व्यावसायिक दक्षताएं तो अध्यापकों को देनी, साथ ही उन्हें एक संवेदनशील, एक जागरूक नागरिक, एक अध्यापक बनाना है, जिससे कि वो अपनी कक्षाओं में भी इन सभी बातों का प्रयोग कर सकें। फिर आकलन के संदर्भ में इसमें बताया गया था कि जो छात्राध्यापक होते हैं उनका भी हम ज्यादातर संज्ञानात्मक अधिगम परिबल देते हैं और संज्ञानात्मक पक्ष का ही आकलन करते हैं। और कौशलों के मापन के लिए हम की जो कुछ पाठ योजनाएं को पढ़ाते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह से उसको पढ़ा रहे हैं और जो कौशल उनको बताए गए उसको वो कैसे प्रयोग में ला रहे हैं, उस पर भी काफी सुधार की आवश्यकता है। और ये हम टीचर एजुकेटर्स के लिए भी सोचने का विषय है कि क्या हम अपने छात्राध्यापकों के साथ न्याय करते हैं, क्या हम उनको उतना पर्याप्त वक्त देते हैं कि जिसमें हम उनकी बहुत सारी कौशलों का मापन कर सकें, उनकी व्यावसायिक दक्षताओं को देख सकें, अभिवृत्तियों को देख सकें। तो इस तरह से सतत मूल्यांकन उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस है आमतौर पे कि एक ही पीरियड में 2-3 बच्चे अगर पढ़ा रहे होते हैं तो हम 5-5 मिनट एक की क्लास में या 10-10 मिनट एक क्लास से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक पीरियड विद्यालय में 30-35 मिनट का ही होता है। और फिर आने जाने का समय एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, तो उसमें कई बार कई पक्ष बच्चे के छूट जाते हैं और इसलिए ज़रूरी होता है। बल्कि अभी ऑनलाइन शिक्षण के दौरान मैंने देखा कि वहाँ पर जो है छात्रों का पूरी पाठ्य योजना का निरीक्षण होता है और उससे शायद उन्हें कुछ बातों में ज़्यादा अच्छी तरह से सीखने के लिए मिला। इसके बाद जो है मूल्यांकन की प्रकृति व्यापक होनी चाहिए। ये सब बातें ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCT ने बनाया था उसमें कही गई हैं। मूल्यांकन का प्रोटोकॉल होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स होने चाहिए, जिसमें कि अपने जो शिक्षण के समय जो घटनाएं उनको लिखें और फिर उन पर रिफ्लेक्ट करें, स्वयं का आकलन करें बच्चे। और विद्यालय संबद्धता कार्यक्रम जो हमारा 6 महीने का हो गया है उसका मूल्यांकन दैनिक आधार पर होना चाहिए और प्रतिदिन अध्यापकों को, अध्यापक जो टीचर एजुकेटर्स हैं इनको प्रतिदिन जाकर के उनका मूल्यांकन करना चाहिए, तभी उनमें जो है व्यावसायिक दक्षताएं विकसित की जा सकेंगी। और आकलन के लिए उपयुक्त उपकरणों का निर्माण, जैसा हम सभी जानते हैं कि पोर्टफोलियो आकलन, केस स्टडी, परियोजना, कार्यशाला, संगोष्ठी, ये सब कार्य होते भी रहते हैं। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स हैं बनाना है और उसको करते भी निरंतर करते रहना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु योजना बनाना। तो ये NCFT 2009 में जो सुझाव दिए गए थे उनमें से कुछ का क्रियान्वयन किया भी गया है। और इसी कड़ी में आगे अब मैं बात करूंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जिसमें आकलन के संबंध में जो सुझाव दिए गए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 की, ये शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में उठाया गया एक सराहनीय कदम है, जिसमें भारत की संस्कृति एवं परंपराओं को उचित स्थान प्रदान किया गया है। और ये शिक्षा नीति जो है 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन एवं नियमन सहित सभी पक्षों के सुधार पर बल देती है। अब इसमें देखिए मुख्य रूप से जो बातें की गई, रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देना। तो रचनात्मक क्षमताएं छात्र की तभी विकसित होंगी जब हम कक्षा में उसको कार्य करने का अवसर देंगे, उसकी सोच को महत्व देंगे, उसकी बात को समझेंगे, उसकी समस्याओं पर नाराज नहीं होंगे, उसकी बातों को समझ करके उसको जो भी हम सुझाव आगे बढ़ने के लिए दे सकते हैं उसके लिए हमको भी तत्पर रहना पड़ेगा। दूसरी बात, अवधारणात्मक ज्ञान की बात की गई। तो अवधारणात्मक ज्ञान यानी कंसेप्चुअल नॉलेज जो है उसका सतत आकलन होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन के अपने पढ़ाने में हम कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चों को देते हैं, तो उस अवधारणात्मक ज्ञान उनको हुआ या नहीं हुआ इसका सतत आकलन किया जाना चाहिए। अगली बात जो हमारी शिक्षा नीति में कही गई कि कोचिंग संस्कृति को, जो कि साल के अंत में एक परीक्षा होती है, इसके कारण जो है कोचिंग संस्कृति जो है बहुत अधिक पनप रही है, तो इसको जरा दूर करना है। और अगर हम लगातार सतत मूल्यांकन अपने बच्चों का करते रहें, आकलन करते रहें, तो शायद उन्हें कोचिंग जाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अधिगम कराया फिर उसका आकलन किया और बच्चे को वांछनीय जो सुझाव है वो अगर हमने दिए तो उसके सभी डाउट्स में सभी बातें उसकी क्लियर होती जाएंगी और कोचिंग संस्कृति को कुछ हद तक उस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद देखिए जो भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने हेतु जो बात की गई है, हमारी जो परंपरा है बहुत प्राचीन है, समृद्ध है,
तो उसमें जो आधुनिक प्रणालियां तो हमने अपना ही रखी हैं आकलन में, हम कुछ अपनी परंपरागत प्रणालियों व परंपराओं को भी शामिल करें, जिसमें शलाका परीक्षा है, शास्त्रार्थ है, और ये अनुलेख है, श्रुतलेख है, प्रतिलेख है, ये सब भी अगर हम देते रहें, करते रहें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के यूज के कारण क्या हो रहा है कि बच्चों ने लिखना ही छोड़ दिया है, वो अपने असाइनमेंट भी कंप्यूटर पर बनाते हैं। तो उनकी राइटिंग कैसी है, लेखन किस तरह का वो करते हैं, शब्दों को किस तरह बनाते हैं, किस तरह से वो सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो कंप्यूटर अपनी जगह यूज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी मुख्य जो लेखन का जो कार्य है, इसको जरूर कक्षा में करवाना चाहिए, और अन्य भी प्राचीन परंपराओं को हम इसमें ले सकते हैं। देन सहपाठी अधिगम। सहपाठी अधिगम तो हम सभी जानते हैं कि काफी प्रभावशाली होता है, क्योंकि हम जब अपने कई बार डर के कारण हम कुछ चीजें नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा भय होता है, थोड़ा संकोच भी होता है कई बार, लेकिन हम अपने सहपाठियों से बहुत अच्छा सीखते हैं, क्योंकि सहपाठी के जब वो पढ़ा रहा होता है या जब वो कोई कार्य कर रहा होता है, तो हम उसके साथ लग कर कार्य करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, तो हमें कोई ऐसा भय नहीं होता। तो सहपाठी अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसको भी जो बच्चे स्व आकलन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं कि दूसरे को क्यों अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरी यहाँ कहाँ पर कमी है। तो जैसे हम लोग सहपाठी परीक्षण कराते हैं बीएड में, तो वहां पर कम से कम कुछ प्लान्स को जब बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको स्वयं ही सीखने को मिलता है, और स्वयं का वो आकलन करते हैं कि हमारी यहाँ पर गलती है और हमको यहाँ पर इसमें सुधार करना चाहिए। सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए सीखने के प्रत्येक स्तर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर प्रायोगिक आधारित अधिगम पर बल दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि जो हम वांछनीय क्या हम अधिगम परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए हम जो लर्निंग आउटकम्स आते हैं, जो परिणाम आते हैं और हम क्या चाहते हैं, उसमें ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर हम छात्र को निरंतर प्रोत्साहित करेंगे प्रायोगिक कार्यों के आधार पर, तो छात्र उस वांछित स्तर को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। रचनावादी तरीका, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आजकल जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो रही है, और ऐसी बात नहीं कि ये कोई बिल्कुल नई अप्रोच है, और हमारे यहाँ बहुत शुरू से ऐसा होता रहा है कि बच्चे अपने आप बना करके बहुत सारी चीजों को सीखना, स्वयं ज्ञान का सृजन करना। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अध्यापक के कार्य में फर्क है कि अध्यापक जो है वो अध्यापक न होकर सुगमकर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी वो छात्र के लिए अधिगम का वातावरण तैयार करे, जिससे कि छात्र स्वयं ज्ञान का सृजन करे। तो इसके लिए अध्यापक का दायित्व एक सामान्य अध्यापक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको स्वयं ही हर चीज करके नहीं देनी है, बच्चे को प्रेरित करना है, और बच्चे को प्रेरित करने के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट यानी सीखने का वातावरण बनाना अध्यापक का कार्य है। फिर आकलन हेतु निरंतर कार्य किया जाए और भय रहित आकलन हो। साथ ही स्कूली शिक्षा संस्कृति प्रणाली की संस्कृति में आकलन का जो योगात्मक उद्देश्य होता है, तो वो बच्चे कई बार रट करके, यानी साल के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं या 6 महीने 3 महीने पर होती है, उसमें रट कर याद करने के कौशल की परख की जाती है। इसके बजाय अगर हम नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाएं, तो बच्चे के अंदर ना तो एग्जाम से पहले कोई प्रेशर आएगा, और ना कोई उसको कोई टेंशन होगा, तनाव होगा क्या करना है, क्योंकि आकलन तो निरंतर चल रहा है, और आकलन के ऊपर हर बात भी उसको बताई जा रही है कि तुम्हारी कहाँ पर गलती है। तो अंत तक जाते जाते वो उस चीज को अच्छी तरह से सीख लेगा, और उसके अंदर किसी तरह का तनाव या भय नहीं उत्पन्न होगा। इसके बाद ये कुछ जो संस्थाएं हैं जो मिलकर के समग्र आयामी एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें कि सभी प्रकार के कौशलों के विकास के बारे में बच्चों के बताया जाएगा। और इसके अंतर्गत 100 मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन जिसके बारे में अभी मैंने बात किया, प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज, रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि इसमें शामिल होंगे। फिर बोर्ड परीक्षाओं में सुधार हेतु समग्र विकास पर बल दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों के ऊपर अधिक तनाव न हो। और वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा की बात शिक्षा नीति में कही गई है, एक मुख्य परीक्षा और यदि वांछित हो तो सुधार के लिए परीक्षा ली जाए। फिर बोर्ड की परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हों, कुछ वर्णनात्मक प्रश्न भी हों, और इस तनाव को कम करने के लिए स्कूल के स्तर पर कुछ परीक्षा ले जाएं। इसके संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है, यानी आंतरिक मूल्यांकन जो होता है,
उसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन जब अध्यापक करता है तो वो वही वास्तव में मूल्यांकन होता है। बाद की जो परीक्षा होती है वो तो कई बार रटने से और कई बार कुछ गेस वर्क से भी थोड़ा काम चलता है, लेकिन जो आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है वो अगर निरंतर किया जाता है तो उसमें हर पहलू के बारे में छात्र को अपनी कमी के बारे में, अपनी अच्छाइयों दोनों के बारे में पता लगता है। तो इंटरनल असेसमेंट जो है वो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेने की आवश्यकता है कि इंटरनल असेसमेंट में तो क्या है, सबको पास कर देना है। आप पास करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इंटरनल असेसमेंट सतत रूप में यदि करते हैं तो बच्चा स्वयं ही हर स्टेप पर सुधार करता जाता है, और अंत में अगर आप उसका लास्ट में एक एग्जाम लेते भी हैं तो उसमें उसको इतना अधिक टेंशन या तनाव नहीं होता है। साथ ही देखिए 2022-23 शैक्षणिक सत्र तक एनसीएफ 2020-21 जो बना दिया जाएगा, यानी पाठ्यक्रम जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020-21 बनेगा, उसके अनुरूप ही 2022-23 तक जो आकलन प्रणाली को बदलने के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन द्वारा परामर्श दिया जाएगा। ये संस्थाएं कुछ पहले से भी हैं, कुछ नई बनाई जा रही हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि बोर्ड के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए भी मानक और मानदंड निर्धारित करेगा। फिर एनटीए, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण एजेंसी है जो कि विश्वविद्यालय स्तर के कोर्सेज के लिए जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है, सामान्य योग्यता परीक्षा भी लेती है और विभिन्न विषय आधारित परीक्षा साल में ये 2 बार लेगी। और जैसे कि पहले हम जानते थे कि सीबीएसई बोर्ड ही बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कराता था, अब ये एनटीए के द्वारा संचालित किए जाते हैं। फिर ऊर्ध्वाकार गत्यात्मकता की बात भी शिक्षा नीति में की गई है कि जो प्राइमरी का टीचर है अगर वो अपनी योग्यता को बढ़ा लेता है तो आगे भी वो उच्च पदों पर भी वो जा सकता है। ये नहीं कि अगर वो एक बार प्राइमरी अध्यापक बन गया तो फिर वो वहीं तक सीमित रह जाएगा। तो इस तरह से ऊर्ध्वात्मक गत्यात्मकता की बात की गई है। विशिष्ट अक्षमता वाले बालकों की पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अधिगम अक्षम नया तो नहीं है, मतलब एक जो कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इस तरह के जो से प्रभावित जो बच्चे होते हैं उनको भी चूंकि समावेशी पाठ्यक्रम के लिए अब जोर दिया जा रहा है, और वो भी सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हीं विद्यालयों में पढ़ते हैं जहाँ के सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए इनकी पहचान करना और इनके लिए कुछ उपयुक्त आकलन कैसे किया जाए, इसके लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जिसके लिए परख जो है वो दिशा निर्देश तैयार करेगा। तो ऐसे बच्चे भी चूंकि हमारे समाज का एक पार्ट हैं और उनको भी हम कुछ उनके तरीकों से कुछ थोड़ा सा सिखा करके और आगे उनको बढ़ा सकते हैं। साथ ही क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं और उनको और अधिक अच्छी तरह से किया जाएगा। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। फिर टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया गया है, जिसका कार्य होगा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और अनुसंधान नवाचार इसके लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करना। शिक्षकों का आकलन करने के लिए मल्टीपल पैरामीटर्स व्यवस्था, जिसमें सहकर्मियों द्वारा की गई सभी समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, स्कूल व सामुदायिक कार्य और जितने उन्होंने राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक जो बनाए गए हैं उसके आधार पर शिक्षकों का भी आकलन किया जाएगा। अब ऑनलाइन आकलन की बात करते हैं। ऑनलाइन आकलन जो है, जैसा कि इस समय अभी पिछले सत्र में ऑनलाइन आकलन किया गया तो उसमें कुछ चुनौतियां भी आई, जिसमें कि प्रश्नों के प्रकार किस तरह से हो। कई जगह पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही उन्होंने ऑनलाइन आकलन किया, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखा गया कि कुछ अनैतिक प्रथाओं का भी बच्चों ने प्रयोग किया, और जिसमें कि उन्होंने गूगल से सर्च कर करके उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढ करके लिखे। तो इस तरह से अब ये आगे के इम्तहानों में कैसे अनैतिक प्रथाओं को रोका जाए, नेटवर्क की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, इन सब समस्याओं से भी ऑनलाइन आकलन करते समय जूझना होता है। तो ये भी एक चुनौतियां हैं जिनको देखना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित करना, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में जो है हम वो बच्चे को डायरेक्ट अनुभव नहीं दे पा रहे हैं कि क्लास तो अगर हम सिमुलेशन में टीचिंग करा रहे हैं तो क्लास नहीं है। भले ही बच्चा पूरे जितने भी टाइम वो अपने पाठ्य योजना को प्रस्तुत कर रहा है तो वहां पर टीचर लगातार उसके साथ है और उसको देख रहा है टीचर, और तो सारी उसकी जो सुधार की जो बातें हैं उसको बता रहा है, लेकिन वास्तविक बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। जो कक्षा का माहौल होता है, जब सिमुलेशन में उनके साथ के ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं अनुरूपित शिक्षण में, लेकिन यदि
एक्चुअल क्लासरूम क्या होता है, वहाँ की समस्याएं क्या होती हैं, इसको किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा में भी बच्चों को किस तरह से करवाया जाए, और गतिविधियां जो वो विद्यालय में जाकर करते हैं वो कैसे घर पर कराई जा सकती हैं या ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कराई जाए, इसके बारे में भी चर्चाएं, विचार विमर्श करके उनको भी लागू किया जाए। साथ ही स्वयं प्रभा, स्वयं दीक्षा जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार करना, ऑनलाइन मूल्यांकन व परीक्षा के लिए परख, स्कूल बोर्ड, एनटीए आदि संस्थाएं ये सब इन सभी मूल्यांकन रूपरेखाओं का निर्धारण करेंगी और जिनमें पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, निष्पादन आकलन आदि सम्मिलित होगा। निष्पादन आकलन का मतलब होता है कि बच्चा कोई कार्य करता है और उस कार्य का लगातार ये मूल्यांकन आकलन करते जाना और अंत में उसका फिर मूल्यांकन करना। तो इस तरह से ये निष्पादन आकलन आदि सम्मिलित करना पड़ेगा। फिर पोर्टफोलियो आकलन भी के बारे में भी कहा गया है शिक्षा नीति में। पोर्टफोलियो आकलन में है कि प्रत्येक छात्र के लिए जो है उसके जो कार्य होते हैं जो वो निष्पादन करता है उसका एक संग्रह कर लिया जाता है। उसकी सीखने की प्रगति, शैक्षणिक उपलब्धियों के मूल्यांकन, इन सबको एक मूल्यांकन करने के लिए संगठित रूप में रख लेते हैं और इसमें जो है छात्र के प्रयासों, प्रगति या उपलब्धि का वर्णन होता है जिसके द्वारा फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें पोर्टफोलियो आकलन में बच्चे जब जो कार्य करते हैं उसमें जैसे ऐसे लिखना है, निबंध लिखना या कोई भी ऐसा कार्य करना जो कक्षा में वो संपादित करते हैं, तो उसमें उनके कुछ बेस्ट वर्क्स जो हैं यानी जो सर्वोत्तम कार्य हैं उनको उनके आधार पर मूल्यांकन या 2 बेस्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये कई तरीके होते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए जिसमें काफ़ी लंबी इसमें व्याख्या की जा सकती है, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको शॉर्ट में फोकस कर रही हूँ क्योंकि समय की सीमा को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो पोर्टफोलियो आकलन किया जाता है, इसमें अधिगम व आकलन दोनों ही समाहित है क्योंकि बच्चा अधिगम भी करता जा रहा है, उसका हम साथ साथ मूल्यांकन करते जा रहे हैं। फिर एक समस्या आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो आप आराम से जो है नंबर दे सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव या एसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्न होता है वहां पर अंकन करना मुश्किल होता है। और वहां के अंकन में क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे अध्यापक हैं उनकी सब्जेक्टिविटी, उनकी जो व्यक्तिनिष्ठता होती है वो उसमें आ जाती है। अगर मूड अच्छा है, मूड खराब है, जब कई बार क्या होता है हम सब ने भी अपने है कि किसी पेपर में यदि कम नंबर आए तो हमें लगता था कि अध्यापक का मूड बहुत खराब था जिसकी वजह से उन्होंने हमको इतने कम नंबर दिए। तो ये हो सकता है कि क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि निबंधात्मक प्रश्नों में कोई मार्किंग स्कीम नहीं होती है। 20 नंबर का प्रश्न है, अब एक सिद्धांत लिखना है, तो अब 20 नंबर के प्रश्न में क्या लिख दे बच्चा क्या लिखता है, जो पार्ट उसको सबसे ज्यादा अच्छा आता है, वो ये नहीं देखता है कि क्या प्रश्न को पूछा गया है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि अंकन उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। और कई जगह वैसे कुछ भाग कर दिए जाते हैं कि परिभाषा के 5 नंबर हैं, थ्योरी के 5 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, उसके उदाहरण देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये अक्सर प्रश्न पत्रों में नहीं होता है, खासतौर से निबंधात्मक। तो इसी के लिए रूब्रिक्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में निबंधात्मक प्रश्नों का अंकन करते समय संरचित प्रतिक्रिया कथनों, यानी जो उसने लिखे हैं बच्चे ने, उसके लिए एक लिखित निर्देशिका तैयार कर ली जाती है और जिसे रूब्रिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अध्यापक की क्या अपेक्षा है, अध्यापक क्या चाहता है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए और प्रगति के क्या संकेतक होंगे बच्चे को, मतलब कि कितने कैसा लिखने पर कितने नंबर दिए जाएंगे, और साथ ही आकलन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाएगा और छात्रों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाती है। तो उसे रूब्रिक्स कहते हैं। रूब्रिक में जैसे कि अगर आगे मैं एक उदाहरण मैंने लिया है कि रूब्रिक्स 2 प्रकार के हैं, विश्लेषणात्मक और समग्रात्मक। तो विश्लेषणात्मक में क्या है कि अनुक्रिया के विविध पक्षों की रूब्रिक्स द्वारा पहचान और अध्यापक द्वारा जो है प्रत्येक पक्ष का अलग अलग अंकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 25 अंक का कोई प्रश्न है, तो निबंधात्मक प्रश्न के लिए 5 अंक लेखन शैली के और 5 अंक भाषा की शुद्धता हेतु निर्धारित किए जा सकते हैं। अब ये जो 15 अंक विषय वस्तु के हैं, इसको भी हम जो है वो रेटिंग स्केल बना करके कुछ पॉइंट्स इसमें डेवलप कर सकते हैं कि अगर विषय वस्तु में ये बात लिखी होगी तो उसको 1 नंबर मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। इस तरह करके 4-5 पॉइंट हम और बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर बच्चे का बहुत अच्छी तरह से आकलन हो जाता है। और जब बच्चे को हम बताते हैं, कई बार बच्चे अपने नंबर भी कंपेयर करते हैं, हम सबका ये अनुभव रहा है
कि उसको ज़्यादा नंबर मिले, मुझे कम नंबर मिले, क्योंकि वहाँ पर कोई रूब्रिक नहीं, कोई पहले से निर्धारित नहीं है कि किस पार्ट पर कितने अंक दिए जाएंगे। तो अगर हम निबंधात्मक पक्ष में भी अगर इस तरह के विभाजन को कर लें तो हम बच्चे को बता सकते हैं कि देखिए आपकी विषय वस्तु में आपने इस चीज को नहीं लिखा, इसलिए आपका ये नंबर यहाँ पर कम हो गया है। इसी तरह लेखन शैली के लिए भी हम कुछ बना लें और पहले तो हम एक बड़ा विभाजन कर लें, उसके बाद उसके अंदर हम छोटे छोटे विभाजन कर सकते हैं और हर विभाजन के अनुसार हम अंकों को प्रदान कर दें, जिससे कि हमें भी ये आसानी रहे छात्र को बताने में कि आपने यहाँ पर ये नहीं लिखा था इसलिए आपके इतने नंबर कम हुए। तो छात्र भी अपने विचारों को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में, संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाए, अपने उत्तर को कैसे प्रेजेंट किया जाए, ये लिखना सीखेंगे। और व्यर्थ की बातों में वो पेजेस भरते रहने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर बात सही लिखी गई हो, टू द पॉइंट लिखी गई हो और आपके इस रूब्रिक्स में फिट हो रही हो, तो आप उसके अंक भी नहीं काटेंगे। साथ ही जो समग्र रूब्रिक होती है, इसमें भी हम कुछ क्राइटेरिया तय कर लेते हैं। समग्र रूब्रिक में जो है वो क्राइटेरिया, जैसे हमने 5 4 3 2 1, तो 5 हमने दे दिया अति उत्तम को, और उसके बाद फिर उत्तम, फिर सामान्य, इस तरह करके हमने 5 क्राइटेरिया बना लिए और हर एक में हमने तय कर लिया कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि गिलफोर्ड तथा गार्डनर की बुद्धि सिद्धांतों की तुलना करो तथा उदाहरण सहित समानताओं व असमानताओं को बताओ। तो इसमें जो क्राइटेरिया लिए हैं वो 5 ले लिए। अति उत्तम 5 अंक उसके, उत्तम 4 अंक, सामान्य 3 अंक, संतोषजनक 2 अंक और असंतोषजनक 1 अंक। अब इसका हर अंक का हमको विवरण देना पड़ेगा, क्योंकि विवरण के आधार पर ही हम उसके निबंधात्मक उत्तर का आकलन करेंगे। तो जैसे अति उत्तम के लिए अभी प्रश्न था हमारा, गिलफोर्ड तथा गार्डनर की बुद्धि सिद्धांतों की तुलना करो तथा उदाहरण सहित समानताओं व असमानताओं को बताओ। तो इसमें अति उत्तम के लिए छात्र द्वारा दोनों सिद्धांतों का अवबोधात्मक वर्णन करते हुए विस्तार से दोनों की समानता व असमानता बताई गई है। तो अगर इस क्राइटेरिया को वो मीट कर रहा है तो आप उसको 5 नंबर दे सकते हैं। दूसरा, छात्र द्वारा समझकर दोनों सिद्धांत बताए गए तथा तुलना की गई है, तो उसको आपने उत्तम की श्रेणी में रखा। फिर छात्र द्वारा सिद्धांतों की सीमित व्याख्या की गई है, 3 नंबर में रखा। छात्र द्वारा सिद्धांतों के विषय में बहुत कम विषय वस्तु प्रदर्शित की गई है तथा तुलना संक्षिप्त रूप में की गई है, ये संतोषजनक है। और छात्र को सिद्धांतों की समझ ही नहीं है, ये असंतोषजनक है। इस पर आपने 1 नंबर दे दिया। तो इस तरह से आप एक रूब्रिक का निर्माण कर सकते हैं प्रत्येक निबंधात्मक प्रश्न के लिए, और उस रूब्रिक को आप सामने रख करके तब निबंधात्मक प्रश्न में भी बहुत सही प्रकार से अंकन होगा और छात्र के आपके पास भी ये पूरा सपोर्ट होगा कि अगर कोई छात्र आपसे कहता है सर मुझे इतने कम नंबर क्यों मिले, तो आप बता सकते हैं कि उसके कहाँ पर कितने कम नंबर आए। तो इससे जो एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है आकलन में, एक पारदर्शिता आती है कि आपने अपने मूड और अपने मन के हिसाब से उसको नंबर नहीं दिए, उसने जो लिखा है उसके आपने नंबर दिए। तो रूब्रिक एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसी तरह आप विद्यालय संबद्धता कार्यक्रम के लिए भी रूब्रिक बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कई बार बच्चों को शिकायत होती है कि हमें तो कम नंबर मिले हैं जबकि हमने साल भर बड़ा अच्छा पढ़ाया और उसने तो अच्छा नहीं पढ़ाया था। तो आपके पास यदि रूब्रिक बनी हुई है हर चीज की, तो आप बता सकते हैं कि बेटे आपने कहाँ पर कमी की है और कहाँ पर आपको सुधार की जरूरत हो। साथ ही सतत मूल्यांकन में बच्चों का जैसे जैसे कार्य होता जाए, कुछ कुछ पाठ्य योजनाओं के बाद हम उनको उनके अंक भी दिखाते रहें, ये जरूरी है। क्योंकि अगर हम उनके अंक नहीं बताते तो नहीं जान पाएंगे कि उनमें कहाँ कमी रह गई है, और उस कमी को जब हम रूब्रिक के द्वारा उनको चिन्हित करेंगे तो फिर अगली बार वो उससे बेटर करेंगे और फिर अधिक अच्छे अंक वो स्कोर कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक का फायदा होता है। और इसके बाद हम लोग ऑनलाइन आकलन पर आ जाते हैं। ऑनलाइन आकलन में जो है बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर जो है ऑनलाइन आकलन में जो अध्यापक हैं अपने विषय वस्तु के आधार पर कथन और प्रश्न बनाकर आकलन कर सकते हैं। कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर के मैं कुछ की मैं चर्चा करती हूँ। हॉट पोटैटोज है, जिसमें 5 प्रकार के कार्य करने होंगे, तो जिसमें कि जे क्विज, जे मैथ, जे मिक्स, जे क्रॉस, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं। और लास्ट में मैशर है, जिसमें सारे कार्यों की फाइल बनाकर रख सकते हैं। ये इसके सबके अलग अलग क्रम में लगाकर वाक्य बनाना है। फिर जे क्रॉस में ग्रिड को व्यवस्थित करना है, वर्ग पहेली बनाना है।
और उसके बाद मैशर सारे कार्यों की फाइल बनाकर रखना, गूगल फॉर्म्स, सर्वेक्षण तथा परीक्षण दोनों प्रकार के कार्य इससे किए जा सकते हैं। काहूत, मेंटीमीटर, क्विजी, टेस्ट मोज, इनके द्वारा आप क्विज बना सकते हैं। और निबंधात्मक प्रश्नों के लिए आप ऑनलाइन रूब्रिक्स गूगल फॉर्म्स में मल्टीपल चॉइस ग्रिड पर जाकर इसको भी आप बना सकते हैं। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी जानकारी आप में से भी बहुत सारे लोगों को होगी। तो ये कुछ मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं, और ऑनलाइन आकलन आज की आवश्यकता है, हम सबको इसके ऊपर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शिक्षा नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। वास्तविक धरातल में क्या होगा कि आकलन संबंधी जो नवीन प्रावधान आए हैं, इनके क्रियान्वयन में कई चुनौतियां आएंगी, किंतु अध्यापकों व छात्रों का सकारात्मक दृष्टिकोण, परिवर्तन व नवाचारों को अपनाने की अभिवृत्ति, रचनावादी आकलन की विभिन्न प्रणालियों को उपयोग में लाना निश्चित रूप से अधिगम आकलन की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। इसी आधार पर सही तौर पर आकलन व मूल्यांकन करके छात्रों को हम विविध व्यवसायों के लिए तैयार कर सकेंगे, और उनकी क्षमताओं दक्षताओं का राष्ट्रीय विकास में योगदान लिया जा सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, प्रणाम। जी सर, डमरू सर आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, ध्वनि आगच्छति? हाँ, आ रही है आवाज। गुरुमातॄणां मार्गदर्शनेन कृतार्थः वयं शिक्षानीतेः प्रमुखसिद्धान्ताः, पाठ्यक्रमस्य संरचनाः, भारतीय भाषा संवर्धनम्, आकलनं, मूल्यांकनं, मापन आकलनयोः भेदः, भारतीय शिक्षा प्रणाल्यां मूल्यांकनं, आकलनस्य उद्देश्यं, छात्रानुकूल शिक्षणं चादिषु विषयेषु तासाम् अभिभाषणं व्याख्यानं च समेषां लाभाय अस्ति तथा भविष्यति इति मे मतिः। व्याख्यानं श्रुत्वा अधिकं ज्ञातुम् इच्छा समेषां भवति भविष्यति अपि। बहवः जिज्ञासवः सन्ति, स्युः अपि। किमर्थं जिज्ञासानुकूलः अयं विषयः, परं समयः न्यूनः, अतः तेषु प्रतिनिधिस्वरूपेण अहं प्रार्थयामि यत् गुरुचरणान् मे प्रोफेसर पवन कुमार महोदयान्, ये त्रिपुरायां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षा विभागस्य आचार्याः भवन्ति, तान् अनुरुन्धे यत् स्वीयां जिज्ञासाम् उपस्थापयन्तु इति मम प्रार्थना अस्ति। प्रोफेसर पवन कुमार गुरुवर्यः, ध्वनि आगच्छति? प्रोफेसर पवन कुमार महोदय, ध्वनि आगच्छति? हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, पवन महोदय, गुरुचरणः, ध्वनि आगच्छति खलु? कदाचित् नेटवर्क मध्ये समस्या स्यात्, परं स्वतंत्रतया तेषां या जिज्ञासा आसीत् समेषां कृते एव आसीत् इति धिया अस्माकं तथा चिन्तनम् आसीत्। भवतु, कदाचित् नेटवर्क मध्ये समस्या अस्ति। नीलाम महोदय, नीलाम महोदय, नीलाम जी आवाज आ रही है? हरि ओम। हाँ, भवतु, चिन्ता नास्ति, आगच्छति वा?
ध्वनिः आगच्छति? हा, भवतु तर्हि नेट्वर्क् मध्ये समस्या भवतु क्रमेऽस्मिन् नागमिष्यन्ति क्रमेऽस्मिन् औपचारिक धन्यवादं प्रदातुं भोपाल परिसरस्य सह डॉक्टर आर.एल. नारायण सिंह महोदयं निवेदयामि। धन्यवादाः लंबोदरजी महोदयाः। वागर्था इव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सम्माननीयाः सर्वपरिसर अध्यक्षाः, प्राध्यापकाः, प्रयांसः, छात्राश्च। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः भोपाल परिसरेण सञ्चाल्यमान संस्कृत शिक्षायां राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः क्रियान्वयनं वेबिनार मध्ये द्वितीयस्मिन् दिने प्रथमसत्रे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा हेतु आकलन इति विषयमुद्दिश्य उद्बोधितवती श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी आचार्य रचना वर्मा महोदया कृते सधन्यवादं कार्तज्ञं निवेदयामि। नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किंचित् अपशब्दति। कुछ भी मैम आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, बहुत बढ़िया। 1 घंटे में जो बताना है और जितना कम टाइम पे जितना ज्यादा बताना है, बहुत बढ़िया बताया मैम आपने। आपके बारे में बहुत सुना, मगर आज हमने देखा मैम। वी आर ग्लैड एंड वी आर वेरी प्लीज्ड टू हियर यू मैम। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम, थैंक यू। अनन्तरं भोपाल परिसरस्य आचार्याः निर्देशकाः प्रकाश पांडे वर्याणां, HOD महोदयानां, भानुमूर्ति महोदयानां, वेबिनार संचालकानां, नीला तिवारी महोदयानां, सत्र संयोजकानां, अस्माकं मित्रं दामोदरपति महोदयानां, अन्य परिसराणां प्राध्यापकानां, छात्राणां कृतेपि धन्यवादान् वितीर्य विरमामि स्तरात्। अनन्तरं 12 द्वितीय सत्रस्य आरम्भः भविष्यति। अस्य सत्रस्य समाप्तिः अभवत्। धन्यवादः। नमो नमः। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। जी नीला जी, आप जो बताना है बताइए। हो गया ना?